हजरतगंज का बहुत सा ऐसा इलाका था जहाँ पे आम हिंदुस्तानी उस वक्त आ भी नहीं सकता था। सीतापुर हाई हॉस्पिटल के डॉक्टर मेहरा वो बताते थे कि अंग्रेज लोग ही रहते थे और आम हिंदुस्तानी नहीं आ पाता था। वो मीटिंग जो हुई वो हिंदी उर्दू पैक्ट की मीटिंग थी और उसमें जो है जैसा कि अभी सोहेल भाई ने बताया कि हिंदी वालों ने उर्दू में और उर्दू वालों ने हिंदी में उसमें सिग्नेचर किया। यहाँ गालिब भी आए थे काम करने के लिए एक दौर में। एक जमाने में ये कहा जाता था कि जो यूपी आज सोचता है वो दिल्ली कल सोचता है। लखनऊ की धड़कन हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर मैफेयर सिनेमा था। मैं अपनी स्कूटर पे पीछे जानिसार अख्तर साहब को बैठा कर क्वालिटी लेके जाऊं तो आप बताइए एक बुजुर्ग आदमी को मैंने किस तरह एक बच्चे की तरह पीछे स्कूटर पे बैठा के, और ये एक जिम्मेदारी थी। हजरतगंज में इंटरनेट फ्री कर दिया गया था तो ये बड़ी अच्छी पहल थी। लखनऊ का तस्वुर हजरतगंज के बगैर न किया जा सकता। भारत जब आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा था तो सबसे पहले लखनऊ की जान कहे जाने वाले हजरतगंज अपने वजूद में आया। नवाबों के टाइम में हजरतगंज को बसाया गया और उसके बाद जब अंग्रेज लखनऊ में आ गए, उनका यहाँ पर राज हुआ, तो उन्होंने ब्रिटिश जो उनका पूरा लंदन का आर्किटेक्चर था उसके तौर पर उन्होंने हजरतगंज को बसाया। 200 साल हजरतगंज के पूरे हो गए हैं। लखनऊ की आन बान शान हजरतगंज कहा जाता है और हजरतगंज तब वजूद में आया था जब दिल्ली राजधानी भी नहीं बनी थी और दिल्ली का जो कनॉट प्लेस जो दिल्ली की जान कहे जाती है वो भी वजूद में नहीं आया था। उस वक्त लखनऊ का ये हजरतगंज अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता था। हमारे पास लखनऊ के दो ऐसे दिग्गज लोग मौजूद हैं जिन्होंने लखनऊ को न सिर्फ देखा है बल्कि लखनऊ को जिया है, लखनऊ की धड़कन को महसूस किया है। हमारे साथ सबसे पहले प्रदीप कपूर सर मौजूद हैं। इनको आप सब जानते हैं और कॉफ़ी हाउस लखनऊ का जो लखनऊ आया है, जो लखनऊ को जानता है, जिसने लखनऊ को पढ़ा है वो लखनऊ कॉफ़ी हाउस ज़रूर जानता होगा और जिसने कॉफ़ी हाउस को सुना है उसने सर को ज़रूर सुना है। और सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है सोहेल वही साहब से। इब्तिदा कीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रदीप सर। देखिए, हजरतगंज के बारे में तो प्रदीप जी के मौजूदगी में हम बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्रदीप जी जहाँ पे मौजूद हों तो सब कुछ प्रदीप जी बताएंगे और हम सुनेंगे। लेकिन जो आज एक खबर छपी है, सारे अखबारों में छपी है, वो है कि लखनऊ इज़ द मोस्ट वॉकेबल सिटी इन द कंट्री। यानी कि लखनऊ पैदल चलने में के जो लायक शहरों में लखनऊ अव्वल आया है। ये रिपोर्ट आई है न्यूरल सिटी स्टेट ऑफ इंडियन स्ट्रीट्स रिपोर्ट 2026 की। अब देखिए ये कितनी फ़ख्र की बात है कि लखनऊ जो है सबसे ज़्यादा पैदल चलने वालों के लिए सबसे आरामदायक शहर है, या मतलब सबसे अच्छा शहर चुना गया है पैदल चलने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट जिस आधार पे, जिस बुनियाद पे बनाई गई है उसमें गोमती नगर का इलाका, वो खुला खुला जो नया लखनऊ है वो रखा गया है। हम इससे मुत्तफिक नहीं है क्योंकि हजरतगंज अगर नहीं है कहीं पे तो बिना हजरतगंज के लखनऊ के बारे में कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सर्वे, कोई भी बात की ही नहीं जा सकती। और आप देख रहे हैं हजरतगंज, यहाँ पे भाई गंजिंग तो लखनऊ का एजाज़ रहा है या गर्व रहा है। भाई गंजिंग एक ज़माने में हमारा बचपन तो नहीं कह सकते लेकिन नौउम्री और जवानी यहाँ गुजरी है, सिर्फ आते थे और टहल के चले जाते थे। टहलना यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता था, बहुत बड़ा तजुर्बा होता था। आज भी आप देखिए, हमने इस लखनऊ में वो लखनऊ भी देखा जब एक भी मॉल नहीं था, एक भी, तब हजरतगंज में ही सिर्फ ख़रीदारी करने लोग आते थे। पैसे वाले भी, रईस लोग भी, नवाब लोग भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आते थे। आज मॉल बन गए हैं, लुलू आ गया, सहारा आ गया, ये तमाम। लेकिन उसके बावजूद देखिए हजरतगंज की रौनक नहीं ख़त्म हुई। यहाँ पे अभी भी एक क्लास है जो हजरतगंज के बगैर नहीं जीता है। हम भी उसमें शामिल हैं कि 2, 4, 5, 6 दिन हो जाते हैं और हम हजरतगंज नहीं आते तो हमको लगता है कि कुछ कमी सी है। हम शुरू करते हैं वो सफ़र जब हजरतगंज का भी खेत खलियान हुआ करता था, फिर नवाबों ने इसको बसाया, उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया यहाँ पर, उस वक्त जो इसकी रौनक पैदा हुई। और आज 200 साल बीत जाने के बाद तमाम यादें, तमाम हिंदुस्तान को बदलते हुए हजरतगंज ने देखा है। और जिसने 200 साल की पूरे लखनऊ को जिया है, समझा है, जाना है, वो प्रदीप कपूर सर हमारे साथ हैं। और अगली आवाज़ जो आएगी वो प्रदीप सर के साथ आएगी और इस सफ़र की वहीं से शुरुआत होगी। सर आपका बहुत स्वागत। देखिए लखनऊ और लखनऊ की धड़कन है हजरतगंज। हर आदमी जो लखनऊ में रह चुका है उसका दिल धड़कता है हजरतगंज के लिए। और यहाँ पर गंजिंग एक लफ्ज़ जो है, जो अगर आप गंजिंग कह दें तो एक बड़ा रोमांच पैदा होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो सैटरडे की शाम को गंज में एक चक्कर से दूसरे चक्कर लगाना, लोगों से मिलना और अपने दोस्तों के साथ जो है रेस्टोरेंट में खाना खाना, उसमें कई घंटे गुजर जाते थे। तो वो गंजिंग एक ऐसा शब्द है कि पूरी दुनिया में मशहूर है और जो कोई लखनऊ में रहा है वो अभी भी हजरतगंज के नाम पे, गंजिंग के नाम पे
उसके अंदर एक रोमांच पैदा कर देता है, उसकी उम्र चाहे कोई भी हो। ये हजरतगंज जो है वो 200 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर कि राजभवन है, वहाँ से लेके और CDRI की बिल्डिंग तक के बीच को हजरतगंज कहा जा सकता है। एक ज़माने में सिर्फ ये रास्ता बनाया गया था नवाब दौरान में, ये ये शेप लेना शुरू किया। खेत खलियान थे, बाग थे, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ता बना तो उसके बाद फिर कोठियाँ बननी शुरू हुई। जब कोठियाँ बननी शुरू हुई तो उसके बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत का जब आया 1857 के बाद, तो फिर यूरोपियन स्टाइल की जो है कोठियाँ बनी यहाँ पर। और 2010 में यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हुआ लखनऊ शहर में, जिसमें कि 200 ईयर्स ऑफ हजरतगंज मनाए गए। बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें तमाम बाहर से लोग आए। आप बताइए कि यहाँ पे एक मुशायरा हुआ जिसमें कि महमूद शाम भी आए, किस्वर नाहिद भी आई, और तमाम बहुत बड़ा एक मुशायरा और बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, एक प्रोग्राम किया गया। और रोजी रोजलिन जोन्स ने भी अपनी किताबों में लिखा, वहीं से मामला शुरू हुआ कि 200 ईयर्स ऑफ हजरतगंज मनाए जाएं। उस ज़माने में मायावती की सरकार थी, सरकार भी शामिल हुई, पूरे हजरतगंज को एक नया लुक दिया गया। आप देख रहे हैं कि हजरतगंज में तमाम, जैसे रॉयल कैफ़े के सामने या शर्मा के सामने लालबाग में, ये सब वो 200 ईयर्स ऑफ हजरतगंज के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ उसी का नतीजा है। तमाम चेंजेस आए। तो हजरतगंज जो है वो वाकई में मतलब बगल लखनऊ शहर में, मैं तो 1964 दिसंबर से हजरतगंज में रह रहा हूँ, तो मैंने तो हजरतगंज रोज़ जिया है और बदलता स्वरूप भी देखा है। वो हजरतगंज भी देखा है कि जब मैफेयर के सामने चंद गाड़ियाँ खड़ी होती थी लखनऊ शहर में, चंद लोग थे जिनके पास गाड़ियाँ थी। हमें मालूम था कि ये गाड़ी खुनखुंजी की है, और अगर लाल रंग की इम्पाला है तो शहर का सबसे बड़ा पूंजीपति मोहन मुकिंग का मालिक VR मोहन हजरतगंज में है, या एक ग्रे कलर की गाड़ी है तो वो माथुर साहब की है जो कि रॉयल कैफ़े के ओनर हुआ करते थे, और एक गाड़ी है तो वो गुल्लू ठडानी की है जो मैफेयर के। तो इस तरह से सब क्वालिटी हो तो सब पूरा एक मंजर था। वहाँ से थोड़ी सी आपसे जानकारी लें। कहते हैं कि हजरतगंज का बहुत सा ऐसा इलाका था जहाँ पे आम हिंदुस्तानी उस वक्त आ भी नहीं सकता था। देखिए, ये तो हमको सीतापुर हाई हॉस्पिटल के जो थे, क्या कहते हैं, डॉक्टर मेहरा, वो बताते थे कि भाई उन्होंने जिस दौर में जिया कि मतलब उसमें अंग्रेज लोग ही रहते थे और आम हिंदुस्तानी नहीं आ पाता था, लेकिन वो धीरे धीरे सब लोग आने लगे। और यहाँ पर देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में ही लवलेन बना। लवलेन भी उसी ज़माने का है, एक पतली सी मार्केट जहाँ कंधे से कंधा लड़ाने का जो सुख मिलता था वो उसका एक अलग मज़ा था। और वो लवलेन जो है, जब इमरजेंसी लगी तो राजीव रतन शाह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वो लवलेन जो है वो आधा हिस्सा तोड़ दिया, और वो तोड़ दिया तो वो लवलेन की ब्यूटी ख़त्म हो गई। और वो लवलेन की जो तमाम दुकानें जो हटाई गई थी, उनको जब जनपद बना तो जनपद में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। तो सैटरडे को बड़ा क्रेज़ होता था लखनऊ शहर में कि शाम को तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के अपने दोस्तों से मिलने का सिलसिला वो हजरतगंज में होता था, और लोग निकल पड़ते थे। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो रंजना रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो उसके सामने एक चौड़ा सा एक प्लेटफॉर्म था, तो वहीं पे एक पान की दुकान थी, सब वहीं पे खड़े होकर मिल जाते थे। आप इधर से उधर जाइए, सारे दोस्त आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सब मिल जाते हैं। उसी लवलेन में हॉबी कॉर्नर हुआ करता था, जहाँ किताबें एक्सचेंज की जाती थी, पुरानी किताबें और नई किताबें, वो भी एक बहुत बड़ा मिलने का सिलसिला था। अगर आप बात करें तो हम लोगों ने भी अपने यंग डेज में मैफेयर बिल्डिंग के अंदर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो शहर की सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी, जहाँ पर कि वहाँ लोग बाग वहाँ मिलते थे, बैठते थे, तमाम किताबें, तमाम अखबार विदेशी मिलते थे। तो हजरतगंज सिर्फ एक कमर्शियल सेंटर नहीं था, यहाँ पर लोग आते थे और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, खास वक्त बिताने के लिए आते थे। आर्ट के मामले में भी बड़ा इसका हमेशा नाम रहा, यहाँ का जो कल्चर है वो हमेशा बड़ा मशहूर रहा। अरे भाई, एक कोई बड़ा अदीब, शायर, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली जो लखनऊ आया, नोबेल लॉरेट VS नायपाल जी, उन्होंने अपनी वो कौन सी किताब है जो 1857 पे उनकी किताब है, नॉवेल है, उसमें करीब 36-37 पेज में बड़ा अच्छा बयान किया है कि रही राजा महमूदाबाद जब इराक से वापस आए, जहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे गए थे, तो फिर उसके बाद जब इनका ला मार्टिनियर में दाखिला कराया गया तो वहाँ से स्कूल से जब वो लौटते थे तो क्वालिटी में ब्रेक लेते थे और यहाँ से उनका पैक होके तब वो घर जाया करते थे, या जिस दिन सीधे चले जाते थे तो उस दिन यहाँ से उनका लंच या नाश्ता जो भी होता था वो जाता था।
उस दौर का लखनऊ नायपाल ने जैसा लिखा है तो वो तो बिल्कुल मतलब ख्वाबों का शहर था। ऐसा याद किया कि राजा महमूदाबाद के पास साथ वीएस नायपॉल यहाँ पे गए। मैं आपको बताऊं कि जानिसार अख्तर साहब की जो लखनऊ की आखिरी शाम वो हुआ ये कि इमरजेंसी का ज़माना था। अतर नबी साहब ने हिंदी उर्दू अवार्ड कमेटी के जानिब से उनको अवार्ड दिया और उसके बाद शाम को ये था कि कहीं खाना खाया जाए। तो कैफ़ी आज़मी साहब ने कहा कि भाई मेरे वालिद के घर पे ही सब लोग मिलेंगे और वहाँ से हम लोग क्वालिटी खाना खाने चलेंगे। तो उसमें हसन कमाल भी थे और तमाम लोग थे। तो हमारे घर में बैठे एक छोटी सी नशिस्त हुई जिसमें कि कैफ़ी और जानिसार अख्तर और सभी लोग रहे। उसके बाद खाना खाने का जब वक्त आया तो ये वो क्वालिटी चलते हैं, तो ये सब लोग तो चले गए। जानिसार साहब थोड़ी देर बाद उनको जाना था, तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये डाली गई कि मैं अपने स्कूटर पे पीछे जानिसार अख्तर साहब को बैठा कर क्वालिटी लेके जाऊँ। तो आप बताइए एक बुज़ुर्ग आदमी को मैंने किस तरह एक बच्चे की तरह पीछे स्कूटर पर बैठा के, और ये एक जिम्मेदारी थी कि वो कहीं गिर ना जाए, और मैं हजरतगंज घुमाता बात करता हुआ और सीधे जो है मैं महफिल ले गया उनको। और जब क्वालिटी में दाखिल हुए हैं तो यकीन मानिए कि कैफ़ी आज़मी ने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया कि यार प्रदीप तुमने बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम किया कि जानिसार साहब को आप क्वालिटी ले आए। तो ये भी एक यादगार सफ़र है कि हजरतगंज में स्कूटर पे जानिसार अख्तर के साथ बैठा कर और क्वालिटी रेस्टोरेंट ले जाना। अच्छा, क्वालिटी रेस्टोरेंट के जो वेटर्स थे उनकी ड्रेस बड़ी ज़बरदस्त थी। हमेशा यहाँ तक दस्ताने पहने रहते थे, ये तलवी वाला कैप लगा रहते थे, उनके यहाँ तक जूते होते थे। ड्रेस मतलब वो जब वो कॉफ़ी लाते थे या कुछ भी लाते थे तो मतलब क्या इतना उनकी हॉस्पिटलिटी, उनके मेहमान नवाजी में क्या गजब का वो अंदाज होता था, बड़ा अच्छा लगता था। मतलब आप कहीं भी कॉफ़ी पीने जाएं, मेरा ख्याल अब लखनऊ में कहीं उस तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। एक चीज़ और बता दें कि जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ इस बिल्डिंग में 1948 से पहले आधे हिस्से में कॉफ़ी हाउस होता था और आधे हिस्से में राम एडवानी हुआ करते थे। जब 1948 में ये तय किया गया, 48 में जब ये तय किया गया कि इस बिल्डिंग में गांधी भवन आना है, तब दोनों खाली हुए। तो कॉफ़ी हाउस जो है वो वहाँ चला गया 48 में, और राम एडवानी जो है वहाँ चले गए। तो इसलिए इस तारीखी बिल्डिंग जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इसका ये इतिहास रहा है। ये जो आप देख रहे हैं गांधी भवन की बिल्डिंग, इसमें ऊपर ये सूचना केंद्र होता है। ये पूरा हिस्सा जो है सूचना केंद्र का है। ये हमारे डिपार्टमेंट भी रहा है। ये देखिए, ये खादी भवन की एक और, खादी भवन बहुत ऐतिहासिक है, बड़ी तारीखी बिल्डिंग है जैसा कि प्रदीप जी ने बताया। अभी एक हमें बातों बातों में एक किस्सा याद आया, मुझे शकील सिद्दीकी साहब ने ये नोट कराया था। लखनऊ हिंदी उर्दू अदीबों शायरों का अड्डा तो रहा ही है, बड़े बड़े सम्मेलन में है, बड़े बड़े 1936 में यहीं PWA की कॉन्फ्रेंस हुई थी रिफाह आम क्लब में। तो 1967 में यहाँ एक जलसा हुआ था इसी सूचना केंद्र में। ये सूचना केंद्र वो जगह है, यह एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। अखबारात यहाँ बहुत ढेर सारे आते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है जो मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स के लिए, शायर मतलब मुशायरे वगैरह के लिए पहले फ्री में दिया जाता था। अब तो ये सिलसिला बंद हो गया। तो 1967 में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाने के सिलसिले में जो यहाँ पे हिंदी उर्दू अदीबों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसकी जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि जो सरकार को ज्ञापन दिया गया था, जो मेमोरेंडम दिया गया था, जो यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें हिंदी के अदीबों ने, शायरों ने उर्दू में दस्तखत किए थे और उर्दू के अदीबों और शायरों ने हिंदी में दस्तखत किए थे। हिंदी उर्दू पैक्ट, हाँ, और उसमें जो है दाऊद गुप्ता से लेके तमाम लोगों ने साइन किए थे। और उसकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि रविंद्रालय में जो है वो एक कहानियों का प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी तकरीर में कह दिया कि वो उर्दू को वो स्टेटस नहीं मिल रहा है, तो उससे बड़ी नाराज़गी थी, वो था। तो उसको बाद में फिर सबको इकट्ठा किया गया यहाँ पर सूचना केंद्र में। वो मीटिंग जो हुई वो हिंदी उर्दू पैक्ट की मीटिंग थी और उसमें जो है जैसा कि अभी सोहेल भाई ने बताया कि हिंदी वालों ने उर्दू में और उर्दू वालों ने हिंदी में उसमें सिग्नेचर किए। वो दाऊद गुप्ता जी मुझसे कहते थे कि वो पैक्ट की कॉपी उनके पास सुरक्षित। ये परेश भाई, ये देखिए, ये मुंशी नवल किशोर, उनका नाम तो बताने की जरूरत ही नहीं उनके बारे में। जो अवध अखबार यहाँ से वो निकालते थे, उसके बारे में अंग्रेजों ने कई किताबों में हमने पढ़ा, अंग्रेज कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में या तो हमारे जासूस हैं या अवध अखबार के नामानिगार हैं, इतना जमाने में। और मुंशी नवल किशोर वो शख्स हैं, मेरा ख्याल उन्हीं की वजह से, हम अगर गलत नहीं है तो गुज़िश्ता लखनऊ वजूद में आई,
अब्दुल हलीम शरर उसी में लिखा करते थे। वो अपने मरासले पहले लिखे उन्होंने, फिर उसमें कॉलम लिखना शुरू किया, उसी का दस्तावेज बन गया गुज़िश्ता लखनऊ, अगर हम गलत नहीं है। अवध सर, एक सेकंड, अगर अवध अखबार की बात की जाए तो उस जमाने में सोचिए, अवध अखबार वो हैसियत रखता था कि उसका जो नुमाइंदा होता था, उसका जो करस्पॉन्डेंट होता था, वो लंदन में भी होता था। जी सर, सही कह रहे हैं। तो मुंशी नवल किशोर की जो आइकॉनिक प्रेस रही है पूरे भारत में, उसका नाम रहा है, और जहाँ पे कि कुरान भी छपती थी, जहाँ पर कि हिंदी के जो धार्मिक हैं वो भी छपते थे, और उसका बराबर सम्मान होता था। ये अपने में एक बड़ी अनोखी बात है। यहाँ गालिब भी आए थे काम करने के लिए एक दौर में। तो मुंशी नवल किशोर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो हमारे दोस्त हिमांशु दास्तानगो ने बाकायदा पीएचडी की है, और उसका जो प्रेस है वो हमारे घर के नवल किशोर रोड पे ही हुआ करता था। एक खुशी की बात है कि उसी परिवार की जो मीनू दुबे हैं, उन्होंने बाकायदा ये घोषणा करी कि वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा कि मुंशी नवल किशोर ने क्या क्या काम किए और प्रेस में क्या क्या छपा, उसको एक म्यूजियम का शेप देने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है लखनऊ शहर के लिए। मुंशी नवल किशोर का वो, जब उनको अंग्रेजों ने कागज की सप्लाई बंद कर दी तो निशादगंज में ही उन्होंने कागज का मिल लगा दिया था, जो हाँ पेपर मिल, उसी की वजह से पेपर मिल कॉलोनी वहाँ वजूद में आई। लेकिन लखनऊ की इमारतों को अंग्रेजों ने तोड़ा फोड़ा नहीं, उसको बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसको एंजॉय किया। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद 47 के बाद जब हमारी सरकारें बनी हैं, तब भी इन सरकारों ने भी लखनऊ की जो वो खूबसूरती थी, जो तारीखी इमारती, जो है नहीं छोड़ा। लेकिन इस तरह से ये कोतवाली तोड़ी गई, इसका जो है, हाँ सही कह रहे हैं आप कि ये कोतवाली का तोड़ना लखनऊ के आवाम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग हुआ करती थी, और यहाँ पे जो उस वक्त काम कर रहे थे पुलिस वाले, उनको भी अच्छा नहीं लगा। प्रिजर्व की हैं वो जो भार्गव फैमिली ने, घर है उनका, हाँ उनका घर दया नारायण निगम का घर प्रिजर्व किया गया है। और उनका घर जो है ना अंदर पूरा वो भार्गव वगैरह का हाँ, सब पूरा रहते हमने हैं। देखा है वो बड़ा सा आंगन है, और चारों तरफ उन्होंने कमरे बनाए हैं, बहुत शानदार जो उन्होंने किताबों का एक बिक्री केंद्र हाँ, भी जो है वो उन्होंने वहाँ पे वो भी आगे बनाया रखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमको तो खुद नहीं पता था, ये कैसर बाग में जो अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी है, उसके बेसमेंट में दया नारायण निगम का म्यूजियम बनाया गया है। तो इस मामले में लखनऊ बहुत अच्छा शहर है, और हजरतगंज के तो जर्रे जर्रे में तारीख बसी हुई है। देखिए ये हजरतगंज में जो दिखाई दे रहे हैं अगल बगल, ये यहाँ पे बंटोस हुआ करता था, यहाँ पे सरप्रिय था, सरप्रिय भोजनालय, तो बड़े सस्ते रेट पे जो है वो मिलता था। लेकिन यहाँ पर बंटूस में खासतौर से राम मेडवानी साहब ने भी मुझे बताया, और तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ पर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी को भी देखा गया है। और देखिए ये जो है कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये जो बैगलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे चौधरी स्वीट हाउस हुआ करता था। ये बड़ी आइकॉनिक जगह थी। सारे के सारे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मैंने चौधरी स्वीट हाउस में बैठते हुए शाकाहारी भोजन करते हुए देखा। यहाँ की चाट बहुत अच्छी हुआ करती थी, और ये रेगुलर अड्डा हुआ करता था। और आखिरी दिनों में भी मैं और मेरे दोस्त अतुल अंजान बराबर यहाँ पे बैठते थे चौधरी में, क्योंकि उसका एक इतिहास था। तो यहाँ बैठ के अपना कॉफ़ी पीना, उसका एक माहौल ही अलग था। यहाँ पर उनकी जो मिल्क पुडिंग मिठाई बहुत जो है मशहूर हुआ करती थी, लोग लखनऊ से बाहर ले जाया करते थे। सर के अंदर का भी कोई भाव आ रहा है बाहर। चौधरी की पूड़ी सब्जी, हाँ पूरी सारे बड़े लोग जो लखनऊ आते थे, पॉलिटिशियंस हो या हम जिसको ही बुलाते थे, वो पूड़ी सब्जी यहाँ खिलाने लाते थे। जमाने की बेहतरीन पूड़ी सब्जी यहाँ मिलती थी, मतलब लग्जरी स्ट्रीट, हाँ लग्जरी में, मतलब जैसे किसी को खूब ओब्लाइज करना है, बड़ा आदमी आ गया तो यहाँ लाके खिलाते थे। इतनी पूड़ी सब्जी इसकी। अच्छा, लखनऊ के, अब चूंकि हम जॉनिंग के सामने खड़े हैं, लखनऊ में हम लोगों ने जो चाइनीज खाना शुरू किया, तो कैपिटल सिनेमा के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, सिम्सन में खाना शुरू किया। फिर यहाँ जॉनिंग का मटन चिली खा खा के हम लोग बड़े हुए। फिर आगे चल के जो है एक हांगकांग रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो बहुत बड़ा था। फिर लव लेन में चाइना बार हुआ करती थी, और चाइना बार का भी अपना एक दौर था कि सब लोग जो है वो चाइना बार जाया करते थे। तो तमाम जो चीज़ें हुई हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखिए आगे जो छंगामल आप देख रहे हैं, वो देखिए यहाँ से दिख रहा है छंगामल कोने वाला। वो छंगामल जो है बैनवोज हुआ करता था। कॉफी हाउस को अगर लोअर हाउस कहते थे, तो छंगामल को अपर हाउस कहते थे। और वहाँ पर बैठने वालों में मैंने तो चंद्रशेखर जी को भी देखा, एनडी तिवारी को भी देखा, सब लोग वहाँ पे बैठते थे। वहाँ की क्या कहते हैं, बेकरी बहुत अच्छी हुआ करती थी।
और वहाँ पर भी जो है वो स्टैंड आता था और उससे आप जो है अपने पेस्ट्री और अपना चीज़ें पसंद करते थे। तो वो एक क्लास अलग था। आज भी मुझे याद है कि वो ओबराय साहब का हुआ करता था, सरदार जी थे और बहुत ही स्मार्टली ड्रेस होके और अपना शेरवानी और उसके बाद पगड़ी और उसका देखने का एक अंदाज अलग था। और उनके जो मैनेजर थे दत्ता बाबू, वो बैठते थे। तो मैंगोज एक बहुत ही यूनिक चीज हुआ करती थी। के बारे में कि उस जमाने में दिल्ली दरबार में बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के पॉलिटिशियंस को मैंने देखा कि यहाँ से केक और यहाँ की जो है पेस्ट्रीज पैक करा के ले जाते। आइकॉनिक कॉफी हाउस है। एक जमाने में ये कहा जाता था कि जो यूपी आज सोचता है वो दिल्ली कल सोचता है। तो यूपी जो सोचता था वो कॉफी हाउस में सोचता था, क्योंकि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो कॉफी हाउस में हुआ करता था। क्योंकि वो कॉफी हाउस ने समाज के हर वर्ग को बाकायदा एक मैसेज भी दिया, चाहे वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो शायरी हो, कवि हो, जितनी भी विधा के लोग थे सब बड़े बड़े लोग कॉफी हाउस में बैठते थे और यहाँ पर बैठ के अपना बातचीत किया करते थे। तो एक मेरा भी तजुर्बा इस कॉफी हाउस में पिछले 50 साल से तो रहा ही है, क्योंकि पहले मेरे वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर बैठते थे। तो हम लोग छोटे हुआ करते थे, कोई भी मैसेज देना हो, कुछ बात कहनी हो तो हम यहाँ कॉफी हाउस में आते थे और हम देखते थे कि उनके साथ जो है कभी चंद्रशेखर बैठे हैं, तो कभी अमृतलाल नागर बैठे हैं, तो कभी कोई उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। सब लोग बैठे रहते थे, कॉफी हाउस में एक माहौल था। उसके बाद में उनके इंतकाल के बाद 81 से हमने बैठना शुरू किया। वो अभी भी जारी है, अभी बंद है, लेकिन हम लोग बराबर यहाँ पर बैठते रहते हैं। तो कॉफी हाउस, आप यकीन मानिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक इस सामने सड़क पे गाड़ी रुकी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह टहलता हुआ चला आ रहा है, सिक्योरिटी बाहर छोड़ के। कभी वो सिक्योरिटी अंदर नहीं ले गए और आके हम लोगों के साथ बैठते थे कि भाई क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या मामला है, और लोग उसी तरह से उनको सहज भाव में बैठते थे। उनकी लेग पुलिंग भी होती थी। हालांकि बहुत कोशिश करते थे कि चाय का पेमेंट वो कर दें, लेकिन जेब में हाथ डालते तो कुछ होता नहीं था, तो पेमेंट कोई और करता था। तो लेकिन इस बात की कभी कोई परवाह नहीं करी कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है, उसी सहज भाव में मिलते थे। तो यहाँ पर जहाँ हिंदी अदब के यशपाल हो, अमृतलाल नागर हो, भगवती चरण वर्मा हो, तो अगर वहाँ पर उर्दू अदब के हयातुल्लाह अंसारी से लेके हसन कमाल से लेके और सतीश बत्रा से लेके सारे बड़े बड़े नाम, और सबसे खास बात यह है कि मजाज जहाँ पे बैठते, जब मजाज जहाँ पे बैठते थे तो महिलाएं बाहर खड़ी होती हैं, ऐसा लोगों ने बताया मुझको। महिलाएं इसलिए खड़ी होती थी कि मजाज निकलेंगे तो कुछ शेर सुना देंगे, उनके शेर सुनने के लिए लोग बाहर खड़े रहते थे। तो मजाज का तो ये अड्डा था, और मजाज के साथ के बैठने वाले शेख अली रजा और तमाम लोगों से मेरी बातचीत होती रही कि जो उनके साथ इब्ने हसन साहब, ये सब लोग कॉफी हाउस में मजाज के साथ बैठते थे। तो उनका तो वाकई में अड्डा था ये मजाज साहब का। हमने भी मजाज को ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनके दिन पे 5 दिसंबर को सन्ने नकवी को बुला के और बाकायदा मजाज को ट्रिब्यूट्स पे करेंगे। तो ये इस तरह का एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पर हर तरह के लोग, बैठने वाले लोग, सिप्ते रजी यहाँ पे बैठते थे। यहाँ से बैठते बैठते जो है वो मंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, कौन कौन क्या क्या नहीं बन गया। कहते थे कि फिल्म स्टार्स भी जब यूपी या लखनऊ आते थे तो यहाँ जरूर आते थे, जो स्ट्रगल करते थे। भाई मैंने तमाम उन फिल्म स्टार से बात करी तो वो बोलते थे कि भाई हम भी यहीं आते थे। हमने आखिरी बड़ा फंक्शन यहाँ पर जब किया, जब नादिरा बब्बर जी से उनका फोन आया कि भाई प्रदीप मैं अपना प्ले लेके आ रही हूँ बॉम्बे मेरी जान, तो आप अपने दोस्तों के साथ आइए। तो मैंने कहा कि देखिए, एक हमारा और आपका वायदा है कि आपके पेरेंट्स सज्जाद जहीर साहब और रजिया सज्जाद जहीर दोनों कॉफी हाउस में बैठते रहे हैं। आपकी वालदा की कहानियों में बाकायदा कॉफी हाउस का जिक्र भी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, 2 लिटरेचर और 2 थिएटर के लोगों को बुला लीजिए। अब हमने जब बुलाना शुरू किया तो पूरा शहर आ गया। जब वो आई तो बोले प्रदीप भाई ये क्या है? मैंने कहा ये शहर की मोहब्बत है आपके लिए। वो सब चले आए और यहाँ पर वो ऐसा ज़बरदस्त माहौल रहा कि पूछिए मत। कि रीटा भोगना से लेके और परवीन तलहा से लेके सब लोग आ गए, जैसे हैदर अब्बास भी थे, सब थे, और सब सुनना चाहते थे नादिरा बब्बर से कि भाई रजिया सज्जाद जहीर और उनके बारे में बताएं। और यहाँ दाऊजी गुप्ता जो है नादिरा जी को उनके पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे स्टोरी जगह पे ताला क्यों लग गया? क्या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया यहाँ आने पे? नहीं, अब ये ताला लगने की वजह तो कुछ और रही होगी, लेकिन ये बात सही है कि मैंने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। और लेकिन एक दौर में बैठने वालों से जो है वो गूंजता था और तमाम लोग अपना यहाँ पे आया करते थे। हम चाहते हैं कि ये खुले,
और लोग आए, क्योंकि ये आइकॉनिक जगह है, इसका इतिहास। सर हजरतगंज के किस्से चल रहे हैं हम लोगों के, तो अगर ये फिल्मिस्तान की बात ना की जाए और जहाँ के बदलते हुए रंगों की बात ना की जाए तो अधूरी रह जाए। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे ऊपर फिल्मिस्तान हुआ करता था, नीचे प्रिंस हुआ करता था। प्रिंस का नाम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट के बाद रखा गया, और नीचे जो है ये बाहर चबूतरा हुआ करता था। और यहाँ पर साइकिल स्टैंड के बगल में सारे स्टूडेंट लीडर्स, अतुल अंजान से लेकर सब लोग अपनी पब्लिक मीटिंग यहीं किया करते थे। 5 रुपए का काजिम का जो है उनको माइक मिलता था, बगल में अन्नपूर्णा से जो है वो चाय आ जाती थी, पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहीं होती थी। और यहाँ पर देखिए जो रंजना हुआ करता था सबसे कोने में, तो रंजना जो है वो काकोरी जो कांड हुआ था उसके रामकृष्ण खत्री और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। और यहाँ पर उन चूंकि रामकृष्ण खत्री और सब किया तो सारे फ्रीडम फाइटर यहाँ पे आया करते थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स आते थे। और उसके बाद फिर जो है वो 3 लोग जो माइग्रेट होके पाकिस्तान से आए थे, एक पुरी साहब थे, एक शर्मा जी थे और पंडित जी थे। 3 लोगों ने मिलके जो है फिर ले लिया और फिर ये चलाना शुरू किया। लखनऊ शहर ने पहली बार जो है उन्होंने क्या किया कि 1948 में एक चाइनीज कुक को रखा तो चाइनीज मिलने लगा, एक साउथ इंडियन कुक को रखा तो साउथ इंडियन मिलने लगा। तो रंजना तो एक ऐसी जगह है कि जो यंग जनरेशन ने हमेशा पैटर्नाइज किया, जिस एज में भी रही हो, सबके अपनी अपनी यादें हैं। और खासतौर से स्टूडेंट लीडर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के सब रंजना में बैठते थे। वो दौर हमने देखा है कि रंजना के अंदर और रंजना के बाहर पूरा स्टूडेंट मूवमेंट और सारा सब लोग बाहर ही नजर आते थे। आप रंजना का नाम छेड़ दीजिए, सबकी अपनी अपनी यादें हैं, किसने क्या खाया है, कभी कटलेट खाए, कभी डांसिंग कॉफ़ी, क्या क्या चीज़ें हैं लोगों की जहन में बसी हुई है रंजना के बारे में। सर ये फिल्मिस्तान साहू आपके सामने हमारे सामने फिल्मिस्तान, प्रिंस, मुझे याद है कि यहाँ फिल्मिस्तान में 1965 में ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल फिल्म का जो है प्रीमियर भी हुआ था, तो उसमें भी हम थे। और उस प्रीमियर में देखिए मजाक इस बात का था कि जो ब्लिट्स आता था उसमें लास्ट पेज ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते थे। तो किसी ने ये कहा कि लोग ब्लिट्स उठाते हैं, सबसे पहले फ्रंट पेज देखते हैं फिर लास्ट पेज देखते हैं। लास्ट पेज पे एक फोटोग्राफ भी हुआ करती थी, तो किसी ने मजाक ये किया कि भाई अब्बास साहब के लिए देखते हैं आज़ाद कलम या फोटो के लिए, तो सब लोग हंस पड़े। अब्बास साहब ने उस जोक को एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पे तमाम फिल्में जो हैं बड़ी बड़ी फिल्में आई चली, लेकिन अपना हजरतगंज के अंदर फिल्मिस्तान और प्रिंस का बड़ा जलवा था महफिल के बाद। और जैसा कि अभी सुहेल भाई ने याद दिलाया कि अंदर जो है कृष्णा स्वीट हाउस हुआ करता था, और कृष्णा स्वीट हाउस के अंदर जू बॉक्स होता था जहाँ पे ग्रामोफोन से आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। फिल्मिस्तान के नीचे न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस था, जहाँ मेरे को नादरा बब्बर जी ने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया करती थी, खासतौर से अपनी वालदा रजिया सजा जहीर के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो उनकी भी तमाम मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई हैं। हम और हसन कमाल यहाँ पर एक दिन बैठे हुए थे, तो एक वेटर आया, उसने कहा कि आपको तो पहचान रहे हैं, उसका नाम था याकूब। तो बोले कि हम तो आपको जब स्टूडेंट हुआ करते तब से सर्व कर रहे हैं। तो इतने साल के बाद वेटर ने हसन कमाल को पहचाना, हसन कमाल ने वेटर को पहचाना, और फिर पुरानी जो है वो डिस्कशन शुरू हुआ। तो लोगों के रिश्ते जो हैं बड़े मजबूत हुआ करते थे। लखनऊ की धड़कन हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर मेफेयर सिनेमा था, है ना, उसका एक और ही कुछ और था। यहाँ अंग्रेजी फिल्में लगती थी, बाद में फिर यहाँ पर बॉबी लगी, पाकीज़ा लगी, तो पूरा शहर यहाँ पर आता था। और यहीं पे क्वालिटी रेस्टोरेंट हुआ करता था। क्वालिटी रेस्टोरेंट लखनऊ शहर का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, जहाँ की सबकी पहुँच नहीं हुआ करती थी, वो एक यहाँ पर क्वालिटी रेस्टोरेंट हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर राम एडवाणी साहब की किताबों की दुकान थी सबसे कोने में। उस किताब की दुकान तो खैर वो थी ही, सब लोग जानते थे। एक बार क्या हुआ कि गुलजार साहब मेरे घर आए, 2 घंटा गुलजार साहब बैठे और उसके बाद बोले कि प्रदीप शहर घूमने चलते हैं। एक उन्होंने हमको जो सलाह दी वो हमेशा मुझे याद रहेगी, किसी भी शहर को घूमने से पहले उसकी सबसे बेहतर किताबों की दुकान पर जाना चाहिए। गुलजार साहब दिमाग पहले से तय करके आए थे कि मुझे राम एडवाणी का जाना है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास किताबें तो बहुत हैं लेकिन सलीम अली की किताब जो बर्ड्स के ऊपर है वो नहीं है मेरे पास। तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जब आए तो गुलजार साहब को सलीम अली तो मिले ही, लेकिन साथ में देखते देखते किताब फिल्मों पे मिल गई, और उसमें जो है उनके ही फिल्मों के बारे में था। आवाज़ लगाई, कपूर साहब आइए देखिए, किताब तो मेरे को मिल गई मेरी फिल्मों के बारे में। अब इतना बड़ा आदमी एक किताब में अपनी फिल्मों का जिक्र देख के वो इतना खुश हुए कि उनकी खुशी का जो अंदाज। उसके बाद फिर गुलजार साहब ने राम एडवाणी साहब की विजिटर नोटबुक पे बहुत बढ़िया शेर और बहुत बढ़िया कमेंट लिखे।
तो राम एडवाणी साहब का जो एक दर्जा था लखनऊ शहर में किताबों की दुकान का ओनर, इतना जानकार, इतना वो 95 साल की उम्र तक वो इस दुकान पे आते रहे, खुलते रहे। तो ये तमाम चीज़ें मैफेयर बिल्डिंग में, यहाँ पर जो है वो ऊपर जो है एक डांस फ्लोर भी हुआ करता था एक ज़माने में, तो बाकायदा डांस फ्लोर भी था, जहाँ फिर बाद में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी आ गई। तो बड़ी कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में और लोगों के जहन में हैं एक वो अच्छी अच्छी ये कहते हैं कि जब ये चर्च था और इस चर्च के सामने मैफेयर सिनेमा बनना था, यहाँ पर एक ओपन स्पेस होती थी, खुला मैदान था, कुछ पेड़ लगे थे, लोग जो हजरतगंज घूमने आते थे उसके बाद जब थक जाते थे तो यहाँ पे आराम कर लिया करते थे। बाद में जो है फिर वो मैफेयर बिल्डिंग जो है हुआ, तो क्या हुआ कि 3 लोग जो है माइग्रेट करके आए थे। एक तो थे गुलू थडानी जिन्होंने ये बनाया, एक साहब थे मनसुखानी जो कि कैंट में जो है वो सिनेमा हॉल, तीसरे थे राम एडवाणी के फादर गोविंद, तो उन्होंने जो है ये दुकान और वो सब किया, वो मैनेजर थे मैफेयर के, राम एडवाणी के फादर। तो ये 3 लोग जो माइग्रेट होकर आए, बड़ा स्ट्रिक्ट थे और बड़ा जलवा हुआ करता था। जलवा हुआ करता था, बड़ा क्रेज था यहाँ पर, हर आदमी ये चाहता था कि उसकी फिल्म यहाँ पे लगे। बाकायदा हमको बताया गया कि भाई राज कपूर ने अप्रोच किया कि भाई बॉबी यहाँ पे लगे, और कमाल अमरोही ने जो है किसी को भेजा कि पकीजा यहाँ पे लगे। लोग चाहते थे कि अगर फिल्म लगे तो यहीं पे लगे, क्योंकि मैफेयर सिंड्रोम था। बिल्डिंग दिख रही है प्रदीप जी, ये वही बिल्डिंग है जहाँ, हाँ, डॉक्टर फरीदी वाली बिल्डिंग जो फरीदी साहब की ये 60s में सियासत यहीं शुरू हुई। उन्होंने जो है मुस्लिम मजलिस बनाई और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया डॉक्टर AJ फरीदी साहब ने। इमरजेंसी में जब वहाँ पर लवलेन जो है वो तोड़ा गया, इमरजेंसी में ही जो है यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए उसके एक तरफ हिस्से में बेगम कोठी हुआ करती थी। बेगम कोठी जो है पूरा एक बेगम कोठी कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे तमाम बिल्डिंगें हुआ करती थी। और अभी भी देखिए कैपिटल के बगल में जो मस्जिद है जिसकी फोटोग्राफ मैंने अभी डाली, ऊपर यहीं ऊपर से खींचा था मैंने, वो मस्जिद भी जो है उसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट था। तो वो बेगम कोठी जो है वो तोड़ी जा रही थी इमरजेंसी में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, जिसको बड़ा डखाना कहा जाता था। उस बेगम कोठी में जब 1857 की लड़ाई हुई तो 900 लोगों ने जो है जान दे दी, और ब्रिटिश कमांडर ने कहा कि लखनऊ को घेरने के लिए, लखनऊ को कब्जा करने के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई, उस पर सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था वो हमको बेगम कोठी में मिला। तो बेगम कोठी में जो हिंदुस्तानी सेना के लोग थे उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और 900 लोग मारे गए। उस बिल्डिंग को, जिसको कि बाद में बड़ा रखाना भी हो गया था, उस बिल्डिंग को इमरजेंसी में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर तोड़ दिया गया। मेरे वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर और उनके दोस्त मेजर जनरल ई हबीबुल्लाह ने उस दौर में सरकार से बहुत कोशिश की कि ये न तोड़ा जाए, रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बेगम कोठी के बारे में कोई नामो निशान नहीं है, कहीं कोई प्लेक नहीं लगी है, कुछ लिखा नहीं है कि यहाँ पर क्या है, कितनी लड़ाई लड़ी गई, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये एक बेगम कोठी का बहुत बड़ा इतिहास है जो कि मतलब लोगों को, शहर को समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये अच्छी बात है कि घंटाघर के सामने लखनऊ का म्यूजियम एक बना दिया हेरिटेज और आर्ट का, लेकिन यहाँ भी अगर कहीं कुछ लिख दिया जाता यहाँ बेगम कोठी थी और उसका ये इतिहास रहा है तो शहर के लोगों को पता चलता। यहाँ जनपद में लोग आते हैं, बढ़िया माहौल में चाय कॉफ़ी पीते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में भी जानना बताना जरूरी है। सर ये बताइए, आखिर में जब से ये मॉल कल्चर आया है तो 200 साल का जो पूरा सफ़र था जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, उसकी शान आज भी बरकरार है कि अब ये पहले जैसी अपनी रौनक होता जा रहा है? हजरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब हजरतगंज में हमेशा रौनक रहती है, लोग आते हैं, भले ही खरीदारी कम करते हो, खाते ज़्यादा हो, रेस्टोरेंट तमाम हैं, लेकिन रौनक तो रहती है, क्योंकि लखनऊ हजरतगंज के बगैर अधूरा है। इसीलिए देखिए कि गोमती नगर में भी कहीं कुछ अभी मॉल बना है, उसका नाम भी हजरतगंज रखा गया है, क्योंकि हजरतगंज एक ऐसा नाम है कि जो जहन में है। हजरतगंज में इंटरनेट फ्री कर दिया गया था, तो ये बड़ी अच्छी पहल थी, बड़ा अच्छा फैसला था। उसकी वजह से देखिए यहाँ पे ढेर सारी बेंचेस बनाई हैं, बैठने के स्पॉट्स बनाए हैं LDA ने।
या जिसने भी बनाए, तो गंजिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब किया गया है। और हमने देखा है बहुत बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां बच्चे सब आते हैं, शाम को बैठते हैं। शाम यहाँ की उतनी ही सुहानी है, उतनी ही रंगीन है, उतनी ही दिलकश है, उतनी ही खुशनुमा है जैसा किताबों में आपने पढ़ा होगा। लखनऊ का तस्वुर हजरतगंज के बगैर न किया जा सकता और लखनऊ बिना हजरतगंज के नहीं रह सकता। हजरतगंज तो लखनऊ का दिल है। अपनी आगोश में 200 साल के सफर को छुपाए हुए हजरतगंज आज भी अपनी शान शौकत के लिए उतना ही मशहूर है कि जितना कभी हुआ करता था। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।